बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मियां हमजा शहबाज की ज़मानत जो है वो मंजूर हो चुकी है। असासाजात रेफरेंस में उनकी ज़मानत मंजूर हुई। असासाजात केस में जो ज़मानत मंजूर हुई है वो 1-1 करोड़ के 2 मुचलकों के एवज ज़मानत मंजूर हुई। इससे पहले रमज़ान शुगर मिल्स केस में भी उनकी ज़मानत मंजूर हो चुकी है। तो अब उनकी रिहाई को लेकर काफ़ी जश्न मनाया जा रहा है। अपोजिशन बेंचेस में भी काफ़ी जश्न है और मरियम नवाज साहिबा ये कहती हैं कि हमजा शहबाज की काफ़ी कमी महसूस हो रही थी, उनके आ जाने से हम 1 और 1 11 हो जाएंगे। अब देखना यह है कि हमजा शहबाज अगर पॉलिटिकल मूव खेलते हैं तो वो उसमें बयानिया मियां नवाज शरीफ साहब का शामिल होता है या मियां शहबाज शरीफ साहब का। तो इसी सियासी मंजरनामे को लेकर बात राना साहब से करते हैं। राना साहब, क्या फिर अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ड्राइविंग सीट पे बयानिया जो होगा वो मियां शहबाज शरीफ साहब का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें यासर, एक तो बड़ी क्लियर बात, आज मरियम ने जो बयान दिया है वो बयान मरियम ने मजबूरी में दिया है, उसे देना पड़ना था। उनके कज़न है हमजा शहबाज शरीफ की बजाय शहबाज शरीफ की ज़मानत हो जाती तो फिर भी उन्होंने यही बयान देना था। लेकिन आज मैं आपको एक बता दूं बात, आज वो एक तरफ खुशी के शामियाने हैं तो दूसरी तरफ गम है। तो है ना, सुना हुआ ना, कभी खुशी कभी गम, तो यह कभी खुशी कभी गम वाला हिसाब शुरू हो गया है। मरियम साहिबा का जो बयानिया है मियां हमजा शहबाज शरीफ का, वो बयानिया नहीं होगा। ये आज मैं आपके प्रोग्राम में बिल्कुल ये ब्रेक कर दूँ कि ये बिल्कुल क्लियर है। और हमजा शहबाज जो है वो हुकूमत के खिलाफ बड़ा स्टैंड लेंगे, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ स्टैंड लेंगे, तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाएंगे। लेकिन उनके मुंह से मुझे एक ऐसा बयान दिखा दीजिएगा जो पाकिस्तान के किसी अदारे के ख़िलाफ़, वो नहीं कहेंगे। वो अपना बिल्कुल बयानिया अलहदा रखेंगे। उनका बयानिया मियाँ शहबाज शरीफ वाला बयानिया होगा। कहेंगे वो कि मेरा लीडर नवाज शरीफ है, ये लफ्ज़ जरूर कहेंगे, लेकिन नवाज शरीफ के बयानिए को वो 1% भी सपोर्ट नहीं करेंगे। और आपको मैं बताऊं, अगर हमजा शहबाज बाहर होते और जब लाहौर का एक जलसा हुआ था तो जलसे की सूरत चेंज होती। लाहौर के अंदर असल कंट्रोल हमजा शहबाज का है, पंजाब के बहुत सी जगहों पे असल कंट्रोल हमजा शहबाज का है। उसकी एक लॉबी है लाहौर में, तो उसने बहुत काम किया है। हमजा शहबाज के अंदर जाने के बाद उसकी लॉबी को मरियम नवाज शरीफ की लॉबी ने तोड़ने की कोशिश की थी। आपको पता है ना, बहुत से मौके ऐसे आए थे जिस पर मरियम ने खुल के मुखालफत की थी। आप देखें, जब मियाँ शहबाज शरीफ अपनी वालदा की वफ़ात पे पेरोल पे आते हैं, वो नेशनल डायलॉग्स की बात करते हैं तो मरियम उसकी मुखालफत करती है, नवाज शरीफ उसकी मुखालफत करता है। मियाँ शहबाज शरीफ से मोहम्मद अली दुरानी जब मिलकर जाते हैं तो उसकी मुखालफत कौन करता है? मरियम की तरफ से मुखालफत आती है। उसके बाद कुछ बयानात, कुछ ट्वीट जो है वो मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से आते हैं। यानी मियाँ शहबाज शरीफ की हमायत में नहीं होता। और हमजा शहबाज मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का बेटा है। हमजा शहबाज जो है उसकी तरफ से आज तक मुझे कोई ऐसी सूरत हाल दिखा देना। जमानत के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेनेट इलेक्शन कैंपेन में कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट हो गए ना, बहुत लेट हो गए। कुछ भी नहीं पड़ेगा? बहुत लेट हो गए। नेगेटिव कुछ भी नहीं? मैं कह रहा हूँ ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, कुछ भी नहीं होगा। टाइम बहुत गुजर गया है, बहुत टाइम गुजर गया है। हाँ, ये मजा आता है। लेकिन राना साहब, आपको भी पता है 2 मार्च तक तो सब कुछ चलता रहेगा ना? 2 मार्च तक चलता रहेगा, लेकिन जो एक मरहला होता है ना, जोड़ तोड़ और दीगर मामलात का, देखें हमजा शहबाज एक्टिव होंगे, सेनेट इलेक्शन में वो नज़र आएंगे, पंजाब असम्बली में वो नज़र आएंगे, वो शोर गौर सारा कुछ चलेगा। लेकिन मुझे एक बात तो बता दें, उनका जो उम्मीदवार था वो है क्या? मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों में हमजा शहबाज शरीफ की लॉबी का, यहाँ शहबाज शरीफ की लॉबी का कौन उम्मीदवार है? चलो मुझे एक नाम बता देना, एक नाम बता दे मुझे। किसी पे भी अपना हाथ रख दें, उम्मीदवार अपना ही हो जाएगा। नहीं, हाथ रख दें, ये क्या कुर्बानी के बकरे हैं कि हाथ रख दें और इनकी कीमत लगा दें? भाई उम्मीदवार हैं, सेनेट के उम्मीदवार हैं, बड़े मोअज़्ज़ज़ लोग हैं सारे, सबकी किसी न किसी के साथ सियासी वाबस्तगी होती है, नज़रियाती वाबस्तगी होती है, ग्रुप के साथ हमदर्दी होती है। ये सारे वो लोग हैं इस वक्त भी जिनकी हमदर्दियाँ मरियम के साथ हैं, जिनकी हमदर्दियाँ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ हैं। मरियम साहिबा जो हैं वो बाकायदा सारा कुछ करेंगी। और मैं आपको ये भी बता दूँ, ये सेनेट के इलेक्शन से पहले जब मरियम ने जाना है ना, मज़ा तो तब आता है ना कि जब मरियम नायब की पेशी पे जाएंगी। साहब नायब पे जाना है ना पेश होने, उन्हें आज शोर मचा हुआ है ना, बुलावा आया हुआ है ना। चले हमजा साथ जाएगा, हमजा क़यादत करेगा उस जुलूस की, हमजा क़यादत करेगा उन लोगों की जिस तरह पहले मरियम गई थी कि वो लोग भी साथ जाएं। नहीं होगा ये। मैं आपको फिर कह रहा हूं,
कि कुछ खुशी कभी गम, ये वाला सिलसिला है। हमजा शहबाज शरीफ सियासत करेगा आके? भाई हमजा शहबाज शरीफ इसलिए बाहर आया है, उसकी बेल इसलिए हुई है कि भाई वो देख रहे थे कि हमारी जगह जो है वो पुर की जा रही है, हमारा जो सियासत में रोल था वो ख़त्म किया जा रहा है। तो अब मियां शहबाज शरीफ साहब की जमानत के लिए भी कोशिशें तेज होगी? मेरा ख्याल अदालतों का काम है, जब हम इस पर ज़्यादा नहीं बोलते। उनकी लीगल टीम तो कोशिशें करेगी ना? लीगल टीम के कुछ लोगों का तो ये कहना कि शहबाज शरीफ की बेल हो जाएगी। अच्छा, उम्मीद है उन्हें? उनको यकीन है, लेकिन उनको यकीन है। आप गौर करें ना, आज अदलिया के इस फैसले पे वो बड़े खुश हैं और वो कह रहे हैं ये बहुत कमाल हो गया। तो दूसरी तरफ मरियम साहिबा जो है वो आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट जो है, सबसे बड़ी अदलिया जो है, उसके हवाले से क्या कह रही थी? सेनेट इलेक्शन के हवाले से आप गौर करें ना, कभी ऐसा हुआ है? आप इसका मतलब अगर आपकी मर्जी का फैसला नहीं आएगा तो आप वो दे रही हैं, डिक्टेशन दे रही हैं और यहाँ पे एक धमकी लगा रही हैं। इसलिए अब पीपल्स पार्टी ने भी बात की तो मोहतात अंदाज में उन्होंने बात की थी, इस तरह खुला अल्फाज में बात नहीं थी। पीपल्स पार्टी जो है ना वो अपना आप अचीव कर चुकी है, बड़ा कुछ है, हम पहले भी बता चुके हैं। पीपल्स पार्टी इनसे भी खेल रही है और किसी और जगह भी खेल रही है और तीसरी जगह पे अपने मामला तय कर रही है। पीपल्स पार्टी अच्छा खेल रही है, उन्हें खेलना आता है। वो तो इस तरह समझें कि ये जो 2 मैच हुए हैं ना PSL के, समझो वो पीपल्स पार्टी वाले हैं कि वो हर स्कोर जो है अचीव करते जा रहे हैं। तो आज गिलानी साहब की छोटे मियाँ साहब से भी मुलाकात हुई? चल क्या करें, वोट लेने जाना भाई। यकीन दहानी करवाई उन्होंने, बाकायदा बयान तो यही है, यकीन दहानी करवाई उन्होंने। इनकार कब करना था? मुझे एक बात बताएं, लोग तो हमारे तो कई तजियाकार और कई मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाले देखे हैं कि जनाब ज़्यादातर ब्रेकिंगें चल रही हैं कि जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने उनसे मदद मांग ली गई, उनसे तावन की यकीन दहानी मांग ली गई, उनसे सपोर्ट मांग ली गई। भाई जब शाहिद खान अब्बासी साथ खड़ा होता है कागज़ जमा कराने, तो क्या वो नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर क्या होगा? मुझे बताया ना कि हो सकता है ऐसा? किसी एक में जुर्रत है, किसी एक में हिम्मत है कि मियां साहब की मर्जी के बगैर खड़ा हो? भाई ये सारे तो मामला तय हो गए हैं। अब ऐसे ही दूध में मदानी वाला जो पंजाबी को होता है, जो लस्सी रखी गया, ये वाला मामला ऐसा नहीं है। छोटे मियां साहब और बड़े मियां साहब के दरमियान बात क्या हुई? छोटे मियां साहब और बड़े मियां साहब के दरमियान बात, बड़े मियां साहब जो हैं वो इसी तवक्को पे हैं कि छोटे मियां साहब बाहर निकल के मरियम की सरबराही में भरपूर रोल अदा करें। तो छोटे मियां साहब हाँ तो करते हैं, लेकिन मर्जी उनकी अपनी है। मुझे ज़रा थोड़ी सी एक बात बता दें, छोटे मियां साहब के जो साथी हैं, आपने उनमें से कितने एक्टिव देखे हैं? करीब तरीन जो साथी हैं कितने हो सकते थे अगर नाम वही रहते तो? हाँ बस इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह। तो अब बड़े हालात चेंज है जी। आज हमजा शहबाज शरीफ आ गए हैं। अब इसकी परेशानी हुकूमत को लेने की बजाय इसकी परेशानी अब लेना पड़ेगी मुस्लिम लीग नून के अंदर उस ग्रुप को, जो ग्रुप इनको कॉर्नर करने पे चला हुआ था। बड़ी तस्वीरें आई हैं। मुझे एक बात है, आप घर में बिल्कुल ठीक हैं, फिर क्या ज़रूरत है तो ऐसी तस्वीर भेजने की कि मरियम साहिबा तारीख पे पहुंच गई, मरियम साहिबा ने कानों से कान लगा लिया, मरियम साहिबा जो है वो बड़े करीब होकर बात कर रही हैं, तस्वीरें शेयर करने की। ये तो उस वक्त होता है जब आप पे शक व शुबहात हो, जब आप हैं ही ठीक तो फिर शक व शुबहात तो है ना, तो फिर मैं बता रहा हूँ कि ठीक हो गया है। मैं आपको बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूँ। अब सियासत का रुख चेंज होगा। आप मुझे बताइएगा कोई एक ऐसा बयान जो हमजा शहबाज जो है अदारों के खिलाफ देते हैं, यानी वो अदारों का मैं कहने का मकसद है मियां नवाज शरीफ के बयानिए की हमायत करते हैं। वो नवाज शरीफ को लीडर जरूर मानेंगे, लेकिन कोई ऐसा बयान नहीं देंगे जिससे वो मुतनाज़ा हो, की तकलीद करता हो। तो सेनेट इंतखाबात के लेके सुप्रीम कोर्ट का जो मुतफ़िका फैसला है, इस पर हुकूमती जमात और अपोजिशन जमातों ने अपनी प्लानिंग भी कुछ चेंज की है। उन्होंने बहुत से लोगों को टास्क सौंप दिए हैं कि केपी तुम्हारे वाले, बलूचिस्तान तुम्हारे वाले। तो ये जो इस वक्त जोड़ तोड़ चल रहा है, इसमें कामयाबी किसको दिखाई दे रही है? देखें जी, आज तो काम बड़ा तेज़ हो गया यासर। आज कुछ लोगों को ये यकीन हो गया कि शायद ये मुतवक्का फैसला हो कि खुफिया रायशुमारी से इलेक्शन हो। मैंने इस तरह की रिमार्क्स जो हैं ये उस पर अब ये हुआ है जी कि आसफ अली जरदारी साहब जो हैं वो केपी के और बलूचिस्तान इसको देखेंगे सही, और साथ में वफाक में बैठ के सारी सियासत करेंगे। यानी केपी के और बलूचिस्तान जान से वोट तोड़े जा सकते हैं, खरीदे जा सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कल बलूचिस्तान के अंदर जरदारी साहब का करीब तरीन साथी जो है वो पहुंच रहा है और उससे कहा गया है कि तुमने इतने दिन 3 मार्च शाम तक बलूचिस्तान में रहना है। केपीके के अंदर बड़ा एक तगड़ा बिजनेसमैन, बहुत तगड़ा बिजनेसमैन मैं कह रहा हूं, वो बतौर इन्वेस्टर जा रहे हैं।
मैं ये खबर ब्रेक कर रहा हूँ, बड़ा तगड़ा बिजनेसमैन बतौर इन्वेस्टर जा रहा है, और ये ऐसा कमाल का बिजनेसमैन है, इसकी हर सियासी जमात के साथ वाबस्तगी है, हर सियासी जमात के साथ। नाम आप भी समझ गए होंगे, मैं भी। जी जी। तो वो वहाँ पे जा रहा है और उसके ज़ुम्मे भी कुछ लगाया गया है अपोजिशन। दूसरी जानिब हुकूमत ने भी तो अपोजिशन के कुछ लोगों से रब्ते किए हैं। बिल्कुल किए हैं। मैं फिर उसी तरफ आता हूँ ना। देखें, उसके बाद पंजाब में और सिंध को बिलावल खुद देखेंगे। बिलावल को पता है पंजाब से मिलना कुछ नहीं, तो सिंध पे वो कोशिश पूरी कर रहे हैं कि सिंध से कुछ ना कुछ कर लिया जाए। ये भी तो कहना है ना कि हम तादाद में कम है लेकिन मैदान में उतरेंगे और नताइज जो है वो हमारी तवक्को के बरअक्स होंगे। बिल्कुल तवक्को के बरअक्स होंगे। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। देख लीजिएगा तवक्को के बरअक्स पंजाब में उनकी तवक्को के उन जो बज़ाहिर नंबर्स हैं उससे बरअक्स होंगे। चले जी यासर साहब, इलेक्शन डे पे देख लीजिएगा कि वाकई सरप्राइज होगा, और सरप्राइज उन्हीं लोगों के लिए होगा जो लोग किसी और यकीन दहानियों पे आए। पंजाब में तो कुछ नहीं हो रहा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, लिख हवाले मुझसे। तो ये जो बातें चल रही हैं 70-80 अरकान झुकाओ किसी और तरफ, 70-80 आप मुझे बताएं। 70-80 तो कहीं ना कहीं चिंगारी तो चले 70-80 ना माने, कोई एक दो तो होंगे ना जिसकी वजह से उन्होंने 70-80 का। मैं कह रहा हूँ 25 होंगे, 25 लिख लें। चाहिए कितने? 53 जी। बाकी क्या करेंगे? कागज में लिख के रखना कि मोहम्मद बूटा, राना अजीम, यासर बशीर, ये सारे जी। ऐसे नहीं होता यासर बशीर साहब। वोट होने हैं, वोट आगे बढ़ने हैं, और ये वो वोट नहीं होने जो पोलिंग स्टेशनों पे होते हैं। ये कोई इलेक्शन हल्का का ज़िमनी इलेक्शन नहीं है कि जिसमें जिसने चाहे जिसका शनाख्ती कार्ड पकड़ा वोट डाला, पोलिंग एजेंट अपना था, साथ प्रेजाइडिंग ऑफिसर अपना, वोट डाला और डाल के चले गए। ये सेनेट का इलेक्शन है। यहाँ पे आपको जो वोट खरीदने पड़ेंगे ना, 1-1 करोड़ रुपए का भी करना पड़े, तो कहाँ पहुँच जाएगी बात? और उसके बाद भी यकीन नहीं है आपको। पंजाब की सियासत, पंजाब का जो है ना बिल्कुल चेंज है। पंजाब का बिल्कुल चेंज है। लेकिन आप ये भी तो देखें ना, आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बयान दिया है एस्टैब्लिशमेंट के मुतल्लिक, वो यूसुफ रजा गिलानी साहब के बयान की तायीद करता है। हाँ, यही तो मज़ा है। मैंने तो आपसे कहा है ये चेज़ कर रहे हैं, जिस तरह PSL में चेज़ हो रहा है ना, स्कोर बड़ा, तो बिलावल भी चेज़ कर रहे हैं। अब मुझे ये बता दे कि बिलावल तायीद कर रहे हैं, तो फिर मुखालफत कौन कर रहा है? नून लीग कर रही है ना मुखालफत, बड़ी इत्तेहादी कर रही है, बड़ी इत्तेहादी मुखालफत कर रही है ना। तो फिर बड़ी इत्तेहादी क्या अंदर से इनको वोट देगी, इनको सपोर्ट करेगी? ये बता दे मुझे। अगर वो इनको सपोर्ट करती है, इनको वोट देती है, तो फिर वो अपने बयानिए से ख़त्म हो गया, उनका बयानिया ख़त्म हो गया। जब उनका बयानिया ही ख़त्म हो गया, तो फिर उनके साथ जो चले हुए 4-5-6 दीगर सियासी जमातें, वो कहाँ गई? ये बिलावल का बयान जो है, बिलावल के बयान के बाद आपके समझते हैं PDM के अंदर गुफ्तगू नहीं हो रही होगी? PDM के अंदर वो सियासी जमातें जो दीगर इनके साथ है, चाहे उनके 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 4 है, 1 है, 3 है, कितने भी हैं, वो नहीं सोच रहे होंगे कि ये हर बंदा अपना अपना सौदा तय कर रहा है, हर बंदा अपना अपना रेट लगवा रहा है, हर बंदा अपने अपने रास्ते को जो है उसका उस रास्ते की सफाई करवा रहा है, तो हम क्यों ना करवाएं? चले राना साहब, ये तो अपोजिशन की बात हो गई है, उनके अंदर जो चपकलिश चल रही है वो हो गई। हुकूमती हलकों में क्या चल रहा है? देखिए, हुकूमती हलकों में बिल्कुल क्लियर हो गया। एक तो आज जतोई साहब बड़े सख्त फिर बोले हैं। हाँ जी, उनको नोटिस भी हो गया 7 दिनों में। मैंने कल कहा था, याद है हमने अपने प्रोग्राम में कल ब्रेक किया था, उन्होंने इज़हार वजूद का फैसला हो गया एक्शन लेने का। हमने ये भी हमने कहा था कि कुछ लोग छोड़ जाएंगे। फिल वक्त तो उनसे वजह मांगी गई। मैं उनसे अर्ज कर रहा हूँ, कुछ लोग छोड़ जाएंगे, तो ये छोड़ने वाली बातें आज शुरू हो गई हैं। देखिए, लियाकत जतोई जो बात कर रहे हैं, वो लियाकत जतोई का एक अपना हल्का अखबार बहुत बड़ा है, लेकिन PTI जो है ना, वो सिंध पर उस तरह तवज्जो नहीं दे रही थी। सिंध के अंदर वो चीज़ें नहीं थी। अब होगा क्या? लियाकत जतोई साहब स्टैंड ले लेंगे, लियाकत जतोई साहब के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, लियाकत जतोई साहब फारिग हो जाएंगे। अगर वो फारिग हो जाएंगे तो उनका मुखालफ जो है वो ज़्यादा मुतहरक हो जाएगा, वो PTI में आ जाएगा। ये सियासी जमातों में चलता रहता है। लियाकत जतोई के कहने से ना वोट कम होगा, ना वोट में इजाफा होगा। तो वो उस वीडियो पे कोई एक्शन नहीं होगा? नहीं, उस वीडियो में भी एक्शन होगा। पहले तो साबित करना पड़ेगा ना भाई, पैसे कितने हैं, पैसे लिए किसने हैं। मैं भी इल्जाम लगा दूं कि फलां शख्स ने इतने पैसे लिए, साबित करना पड़ता है ना। कोई बंदे किसी शख्स का नाम तो लेना, उसने किसको 36 करोड़, 35 करोड़, 20 करोड़ किसको दिया है? कोई एक नाम तो होगा ना जिसको दिया होगा। लेकिन मैं आपको यह बता दूं, क्या सराइयां बेइंतहा आखिरी दिन तक चलेंगी, बहुत सा जोड़ तोड़ होगी, बहुत से नाराज लोग सामने भी आएंगे, लेकिन आखिरकार इस सेनेट इलेक्शन में मैं आपको ये लिखवा लें मुझसे, आखिरकार इस सेनेट इलेक्शन में
हुकूमत का पलड़ा भारी रहेगा। यानी आपको विक्ट्री स्टैंड पे वजीर आजम ही खड़े दिखाई दे रहे हैं? जी 100%। मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन वक्त के साथ साथ ये चीज़ें आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। मैंने कल कहा था कि ज़हन में रखें, ये बात अपोजिशन को भी पता है कि अगर ज़्यादा तेज़ खेलने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है सारा मैच ही जो है उल्ट जाए, मैच ही ड्रॉ हो जाए, मैच ही मुलतवी हो जाए और फिर दोनों टीमें बाहर चली जाएं, कोई भी ना रहे, खाली ग्राउंड रह जाए और उस ग्राउंड पे फिर वो आकर बैठ जाएं जिनकी मर्जी से सारा कुछ होगा। इसलिए प्लेइंग फील्ड पे मोहतात अंदाज से बैटिंग की जरूरत है। बिल्कुल बड़े मुख्तात अंदाज से। तो राना साहब, मोहतात अंदाज में बैटिंग जब हो रही हो तो तब आपको भी बयानबाजी मोहतात अंदाज में करनी चाहिए, बॉलिंग भी अपनी मोहतात अंदाज में रखनी चाहिए। अब जो बाउंसर मार रही है मरियम नवाज साहिबा, उस पर तो सुनने में ये भी है कि नून लीग के अपने हलकों में भी कुछ बातें चल रही हैं, चाहे मगोइयाँ चल रही हैं, नाराज़ी चल रही है। चलें आज मुझे बताएं, मरियम साहबा गई हैं? मरियम साहबा आज गई हैं, ज़रा स्टेज की तकरीर देख लें, इनके इर्द गिर्द ज़रा लोगों का मजमा देख लें। बहुत से लोग आज गायब क्यों हैं? बहुत से लोग आज बिल्कुल मरियम के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? 4 दिन पहले जो लोग खड़े थे आज कहाँ पे? और अगर मरियम जो है वो जो मरियम बेचारी इसके अलावा करे क्या, मुझे बताए ना। मरियम जिस वक्त वहाँ पहुँची है, मरियम ने जिस वक्त वहाँ जलसा किया है, उसके बाद जितना टाइम वहाँ गुजारा है, उस सारे टाइम के अंदर उन्होंने वोट शेयर का मांगा है। आपने गौर किया जी? उन्होंने वोट पीडीएम का नहीं मांगा, उन्होंने वहां पे बात पीडीएम की नहीं की। क्या उन्होंने आज जलसे में यह बात की है कि चलो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हो जाओ? मुझे आज मुस्लिम लीग नून की उन्होंने बात की, उन्हें भी ये दूसरी तरफ भी तो हर पार्टी अपने तय वोट मांग रही है ना। यही होगा ना, मैं फिर कह रहा हूं कि इसलिए यही बात है कि अपने तय वोट मांग रहे हैं। जब आप अपने तय वोट पे चले जाएंगे तो आप बिखर जाएंगे ना, आप अलहदा हो जाएंगे, और जब आप हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे तो फिर क्या पीछे रह जाएगा? तो मरियम नवाज के आज के बयान पे हुकूमती हल्के कोई एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, हुकूमती हल्के भी और कुछ और हल्के भी। आज मरियम ने, मैं तो चाहूँगा अगर बयान सुना सकें तो बयान सुना देना चाहिए कि क्या सियासतदान अपने अहम तरीन अदारों को, सुप्रीम जो हमारी अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट है, उसको उसके फैसलों से पहले क्या इस तरह की बातें करते हैं? अगर हो सके तो प्रोड्यूसर साहब, अगर आपको वो मरियम की गुफ्तगू मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए, बड़ी चीज़ें क्लियर हो जाए, तो आपको नज़र आ जाएगा कि मरियम की आज की जो गुफ्तगू है उसके बाद क्या वो उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई बनती है कि नहीं बनती। मेरी इतला के मुताबिक इस गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग मंगवा ली गई है, रिकॉर्डिंग मंगवा कर कुछ चेक किया जा रहा है कि ये सियासतदान जो है मुख्तात अंदाज की बजाय ये एक बयान दे रही हैं या धमकी दे रहे हैं। ये दोनों चीज़ें देखी जा रही हैं। और मेरी तो एक बड़े सीनियर वकील से बात हुई, उसने कहा कि मैं तो पिटीशन तैयार कर रहा हूँ कि यहाँ तो फिर अगर उस पिटीशन पे अमल नहीं होगा, उस पिटीशन को नहीं सुना जाएगा, तो फिर तो लोग सरेआम खड़े होकर बड़ा कुछ करेंगे, बड़ी गालियाँ निकालेंगे, सारा कुछ करेंगे, सख्त से सख्त अल्फाज इस्तेमाल करें। देखिए, हमें अपनी अदलिया पे यकीन रखना चाहिए। हमारी अदलिया के फैसले बेहतरीन फैसले हैं, उन पर तनकीद फैसलों पे होती है, लेकिन कानून और आइन के मुताबिक होनी चाहिए। फैसलों से पहले ललकार, फैसलों से पहले चीखना, फैसलों से पहले ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा ना करे, सुप्रीम कोर्ट फलां का साथ ना दे। भाई तुम्हें इंसाफ मिल जाए तो सब ठीक है, अगर तुम्हें मेरिट पे फैसला हो तुम्हारे खिलाफ आ जाए तो सब गलत है। ये फैसलों से पहले इस तरह जारहाना अंदाज में आपका जो बबांगे दोहल अंदाज है वो आपके खिलाफ भी कानूनी घेरा तंग कर सकता है, तो मोहतात अंदाज में गुफ्तगू करनी चाहिए। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस पर कानूनी एक्शन क्या होता है। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात कर ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन कैसे होंगे, कयास आराइयाँ जो चल रही हैं उस हवाले से जो बवांगे दोहल ऐलानात चल रहे हैं, जो इदारों के बारे में बातें की जा रही हैं, और दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ने जो आज अददी अक्सरियत ना होने का एक किस्म का एतराफ़ किया है, उसके बाद सेनेट इलेक्शन की सूरत हाल और मरियम नवाज़ के आज के वज़ीराबाद में बयानात, और उसके साथ साथ मियाँ हमजा शहबाज की ज़मानत के हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वज़ीर जेल खाना पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब ने। बहुत शुक्रिया चौहान साहब आपका इस हवाले से वक्त देने के लिए। चौहान साहब, सबसे पहले हमजा शहबाज की जमानत पे बात कर लेते हैं। ऑपोजिशन लीडर भी है पंजाब असेंबली के, क्या समझते हैं कि उनकी जमानत के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बयानिए में या सियासी मूव में कुछ तब्दीली आने वाली है या फिर घर के झगड़े ही चलने वाले?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बुनियादी तौर पे हमजा शहबाज साहब के बाहर आने के बाद, क्योंकि इस वक्त तक जनाब बेगम सफदर रहमान साहिबा का और सुल्तान मफरूरुद्दीन उर्तुगुट साहब, नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो तो पिट चुका है। पीडीएम जो 20 सितंबर को जो अजीत देओल और मोदी का बयानिया लेके निकली थी और बड़ी उन्होंने थरथली मचाई थी कि दिसंबर के 31 तारीख से पहले पहले हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, आर या पार हो जाएगा। लेकिन इस वक्त जो है वो नून लीग जनाब लाचार, बेकार, आवाज़ार वाली पोजीशन में है और बुनियादी वजह उसकी जो है वो बेगम सफदर रहमान साहिबा है। दूसरा, ये जो अभी रिज़ल्ट आया डस्का का और वज़ीराबाद का, कहाँ हम वज़ीराबाद में 27,000 वोट ले रहे थे, मुकाबले में नून लीग अकेली इलेक्शन लड़के 60,000 ले रही थी। आज इलेक्शन हुआ है तो हमने जनाब 50,000 वोट लिया है और वो 4 पार्टियों के साथ मिलके भी 53,000 नहीं ले सके। कहाँ पे डस्का के अंदर हमने 67,000 वोट लिया था जुलाई 2018 में, इन्होंने 1,10,000 लेके जीता था और आज हम वहाँ से 1,17,000 लेके जीत रहे हैं और ये जनाब 1,15,000 के 1,10,000 के करीब आए हुए हैं। तो बयानिया के हवाले से देखें, पिटने के हवाले से तो इनका बयानिया पिट गया, हमारा वोट बैंक भी बढ़ा, हमारी पिजराई भी बढ़ी, इनसे लोगों की नफरत बढ़ी। तो अब हमजा शहबाज साहब कोशिश करेंगे कि वो इस पूरी पार्टी को लीड करें और बेगम सफदर रहमान साहिबा जनाब अब खुले लाइन लगेंगी। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि इस पिछले 4 महीनों में जो उछल कूद करनी थी करके वो जनाब लंदन चली जाएं, लेकिन ना उनका दिल लगा और ना उनका दा लगा इस पाकिस्तान की सियासत में। तो अब फिर वही उनकी आदत है, वही बढ़कें यहाँ लाहौर से निकली हैं, वज़ीराबाद तक पहुँची हैं, चीफ जस्टिस को धमकियाँ, अदलिया को धमकियाँ, फौज को धमकियाँ, रियासती इदारों को धमकियाँ, हुकूमत को धमकियाँ, बस धमकियाँ ही धमकियाँ हैं, बढ़के ही बढ़के हैं और उसके अलावा कुछ नहीं है। चौहान साहब, हमजा शहबाज आगे बाहर, क्या आप समझते हैं कि हमजा शहबाज के आने से पंजाब के अंदर सेनेट के इलेक्शन में कोई मूवमेंट तेज़ होगी, कोई तब्दीली होगी, कोई मुस्लिम लीग नून पहले से बेहतर पोजीशन में आ जाएगी? और साथ ये भी बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि हमजा और मरियम का बयानिया एक रहेगा? देखिए, हमजा शहबाज का और बेगम सफदर रहमान का कभी भी बयानिया एक नहीं रहा, कभी भी एक नहीं रहा। हमजा शहबाज अपनी जगह कैंडिडेट है लीडरशिप का, बेगम सफदर रहमान साहिबा अपनी जगह कैंडिडेट है। और बेगम सफदर रहमान साहिबा तो वैसे ही असूल और ज़ाब्ता नहीं मानती। आप देखें ना, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कौन है पार्टी का? शायद खकान अब्बासी साहब, साबिक वजीर आजम भी हैं। आप देख लें कि वो साथ कुग्गू कोड़ा बन के बैठे होते हैं और नायब सदर जो है उनसे जूनियर है, जो जिंदगी में कभी एमएनए नहीं बनी, जिसका कोई एक्सपोजर नहीं है, वो प्रिजाइड कर रही होती है, इजलास की वो इंस्ट्रक्शन दे रही होती है। तो कहने का मकसद ये है कि बेगम सफदर रहमान साहिबा उस बाप की बेटी है कि जो सिविल डिक्टेटर था, जो ऐसी तरमीम लाने लगा था 1999 में कि जनाब अमेंडमेंट आइन के अंदर की जाए कि नवाज शरीफ साहब एज अ वजीर आजम जो भी आइन के अंदर तरमीम करेंगे वो काबिल कबूल हुआ करेगी। ये तो उस बाप की बेटी है, ये तो उस बाप की बेटी है कि जिन्होंने आइन के अंदर अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहलाने के लिए भी तरमीम करने लगे थे। वो अलग बात है कि बाद में गुलाम इसहाक खान इनको टकर गए। तो ये तो डिक्टेटर की बेटी है और खुद भी डिक्टेटर है। तो हमजा शहबाज साहब इनकी डिक्टेटरशिप को मानने को तैयार नहीं होंगे, तो ये लड़ेंगे आपस में। और वैसे भी अब बेगम सफदर रहमान का बयानिया पिट गया है। जब सेनेट का इलेक्शन हो गया, जब इन्होंने रिजाइन नहीं दिया, जब इन्होंने जो दावे किए थे पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, सारे टाए फिश हो गए। तो अब मैं समझता हूं कि बेगम सफदर रहमान का इस सीट के ऊपर और नून लीग को लीड करने का, जब आप समझते हैं कि जब आप समझते हैं कि मरियम नवाज का जो बयानिया है वो इदारों के खिलाफ है, वो इदारों के खिलाफ बोलती हैं, जिसकी वजह से आपकी हुकूमत को एज मिलता है अवाम के अंदर, लेकिन अगर मियां हमजा शहबाज लीड करते हैं तो वो तो हदफ तनकीद बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को, तो आपको तैयारी नहीं पकड़नी पड़ेगी? और भाई हमजा शहबाज के भी दांत हमने गिने हुए सारे, ठीक है ना। वो इतना बड़ा सुपरमैन नहीं है, ना ही कोई $6 मिलियन मैन है, ठीक है, ना ही कोई रुस्तम खान और सोहराब खान, ना ही कोई टार्जन है ना। वो जितने हैं वो हम जानते हैं ना, और इंशाल्लाह हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अच्छा, वो एक करेला दूसरा नीम चढ़ा वाला साहब है। बेगम सफदर रहमान साहिबा तो जैसी जैसी डिक्टेटर है वो उससे भी बड़ा है अपनी जगह पे। वो याद नहीं है लाहौर का एक इनका सीनियर अहदेदार था,
उसको खींच के बोतल मुंह पे मारी, उसने उठा के दोबारा इसके मुंह पे मारी। ये भी जनाबे वाला कमा हक हूँ सिविल डिक्टेटरशिप के जनाब माहिर है। और सारे कल मुलाकात हो रही है मरियम और बिलावल भुट्टो की, मौजूद है। कल मरियम और बिलावल भुट्टो की मुलाकात हो रही है। जोहान साहब, नवाज शरीफ साहब आए, नवाज शरीफ साहब जाए, ये जनाब बेगम सफदर रहमान आए या हमजा शहबाज साहब आए, इनकी पार्टी अब अल्लाह पाक के करम से खानदान इनका बरसे इक़्तिदार नहीं आता आप कभी भी। जोहान साहब, कल लाहौर में एक बड़ी अहम मुलाकात हो रही है बिलावल भुट्टो और मरियम के दरमियान। अच्छा, बिलावल भुट्टो का बयानिया तो तब्दील हो गया है, आप क्या समझते हैं इस मुलाकात के बाद कुछ होगा या गोंगलों से? जी जोहान साहब, देखो बात यह है कि बिलावल जरदारी साहब और बेगम सफदर रहमान साहिबा, ये दोनों जितनी मर्जी मुलाकातें कर लें, बेगम सफदर रहमान इनको इस्तेमाल करना चाहती हैं, बिलावल जरदारी इनको इस्तेमाल कर गए हैं। ठीक है ना जी, बात समझ गए ना मेरी? इन सारों ने एक दूसरे को इस्तेमाल करना था। मौलवी फजल रहमान इनको इस्तेमाल कर रहा था, उसने कोई 4-6 अरब रुपए की दिहाड़ी लगानी थी, शायद लग भी जाए अगले महीने के एंड में लॉन्ग मार्च की सूरत में। और बेगम सफदर रहमान साहिबा लंदन जाने के लिए पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल करना चाहती थी, कोई मॉब बना के, कोई तहरीक बना के। पीपल्स पार्टी अपने मुकदमात और अपने जो उनके इंटरनल मसले हैं उनसे कोई आसानी पैदा करने के लिए बेगम सफदर रहमान और नून लीग को इस्तेमाल करना चाह रहे थे। तो बस ये सारे एक दूसरे को इस्तेमाल ही कर रहे हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यानी आपकी नजर में ये सब एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। राना साहब, आप क्या समझते हैं कि एक जानिब शरिया बिलावल भुट्टो साहब ने अदम एतमाद की तहरीक अब फिर से, तो ये क्या अदम एतमाद पे इनकी डिस्कशन दोबारा से हुई है? क्या कल की मुलाकात में फिर अदम एतमाद पे बात होने वाली है? नहीं यार, आप पूरी उसका फिक्रा सुनिएगा। उसने कहा कि अदम एतमाद की तहरीक पर गौर किया जाएगा। तो गौर की बात फिर से होने लगी ना, वो ऐसे वक्त में कि जब मुलाकात होने वाली है। मुलाकात होने वाली, गौर किया जाएगा ना। इसका मतलब है आपके पास पॉइंट पूरे नहीं है, वोट पूरे नहीं है, कार्ड पूरे नहीं है। आप पहले कह रहे थे अदम एतमाद ला रहे हैं, हमने तैयारी कर ली है, सरप्राइज देंगे। अब आप कह रहे हैं गौर किया जाएगा। गौर का मतलब है कि अभी आपने अपने वोट बैंक पूरा करना है। अगर वोट बैंक पूरा नहीं है तो 3 के बाद तो कुछ और ही हालात हो जाएंगे, और जब हालात और हो जाएंगे तो फिर कौन सी अदम एतमाद? मैंने पहले भी कहा था कोई अदम एतमाद तहरीक नहीं आनी, किसी सूरत में नहीं आनी। लॉन्ग मार्च का भी फिर से इंदिया दिया। देखिए, जहां तक लॉन्ग मार्च का, ये चौहान साहब से, चौहान साहब आपने हमेशा कहा कि लॉन्ग मार्च नहीं होगा। आज बिलावल ने लॉन्ग मार्च का फिर इशारा दिया है। आप समझते हैं कि 3 मार्च के बाद कोई मार्च होगा? देखो, पहली बात तो ये है, 3 मार्च के बाद फिर आपका आएगा बलदियाती इलेक्शन, उनके शेड्यूल अनाउंस होंगे और वो मार्च के एंड में शेड्यूल या अप्रैल के पहले हफ्ते में शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा। फिर आपके मई के और जून के महीने में आपके बलदियाती इलेक्शन है। ये बलदियाती इलेक्शन भी लड़ेंगे। उससे पहले ये बढ़ के मारेंगे कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इनकी अब एक पूरा ट्रैक बन चुका है ना। पहले ये जो कहते हैं वो करते नहीं, ठीक है ना, और जो नहीं करते वो कभी कहते ही नहीं, ठीक है ना। तो कहने का मकसद यह है कि इन्होंने जो बढ़क मारनी है उसके बाद करना कुछ नहीं है। ये आप देख लें, सिर्फ 6 महीने का इनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख लें। तो जनाब, लॉन्ग मार्च का सबसे ज्यादा शौक इस वक्त 2 बंदों को है, एक मौलवी फजल रहमान और दूसरा बेगम सफदर रहमान। वो कहते हैं ना, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी है। तो कहानी दोनों की चौहान साहब, अगर अब तक की हेयरिंग देखी जाए तो लगता ये है कि ओपन वोटिंग के हवाले से या आइंदा के हिकमत अमली तय करने के हवाले से या रिफॉर्म्स के हवाले से बॉल जो है वो वापस पार्लियामेंट में आएगी, पार्लियामेंट के कोर्ट में। तो आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन से इस मामले में बैठ के बात करेंगे? जनाबे वाला इमरान खान साहब और पीटीआई और हम लोग तो हो गए हैं सुरखरू सेनेट की ओपन बैलेटिंग का स्टैंस लेकर। ये हो गए हैं रुस्वा, क्योंकि मिसाके जमहूरियत पे साइन किया था इन्होंने। उसमें एक शिक इन्होंने बड़े खुशू खुजू के साथ, बड़े तिस्क व एहतशाम के साथ वो अप्रूव करवाई थी कि हम में से कोई पार्टी भी इक़्तिदार में आएगी, हम सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेटिंग के जरिए से रखेंगे। अब ये बैकआउट कर गया। चीफ जस्टिस साहब ने भी उस दिन सेड़ के इनको छित्तर और लित्तर मारे थे हेयरिंग में कि तुम मिसाके जमहूरियत में तो ये दावा करते थे, अब तुम क्यों बैकआउट कर रहे हो। तो कहने का मकसद ये है, हम तो जो मौकफ रखते थे हम उस पर सुरखरू, अदालत जो भी फैसला दे हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। हम अल्लाह के हजूर भी सुरखरू, हम अपने ज़मीर के सामने भी सुरखरू, हम आवाम के सामने भी सुरखरू, हम पार्लिमान के सामने भी सुरखरू। लेकिन ये रुस्वा हो गए हैं, ये मुनाफिकत का ताज और मुनाफिकत का मेडल लेके अब घूमे फिरेंगे
अब इनकी शक्लें नहीं होंगी कि कोई बात कर सके। हमारा तो कुछ नहीं जाता। चौहान साहब, हम तो कल से बड़ा शोर मचा हुआ है, भी जीतेंगे, हम मरकज की सीट भी जीतेंगे। चौहान साहब, कल से बड़ा शोर मचा हुआ है, बड़े बड़े तज्जियाकार भी ये कह रहे हैं, बड़ी ब्रेकिंगें भी चली हैं कि 100 के करीब आपके लोग हैं पंजाब में जो आपसे नाला हैं, 20 ने आपके वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात कर ली है, 80 जो हैं वो कभी मुलाकात के लिए तैयार नहीं है। ये कहाँ से निकल रहा प्रोपेगेंडा? जनाबे वाला ये बेगम सफदर अमान साहिबा ने एक अपना सेल रखा हुआ है ना, ये उधर से फुलझड़ियाँ जरा सारी आती है। इनके तो 15 से 20 बंदे आपके सामने या खुलडुल के पिछले 1 साल से जरा लगे, बाकी भी अंदर से और 2 से निकल आएंगे। बेगम रहे इंशाल्लाह 7 सीटें जीतेंगे पंजाब से। आप कह रहे हैं 5-7 सीटें जीतेंगे पंजाब से, आप अपने से 1 सीट ज्यादा ले रहे हैं आप इंशाल्लाह। बहुत बड़ी बात। तो ये आज आपकी पार्टी के अंदर जो इंतशार पैदा हो गया है, बलोचिस्तान में यार मोहम्मद रंद ने कह दिया लियाकत जतोई अब बड़ा गर्जे हैं आज, ये क्या चल रहा है मामला? देखें लियाकत जतोई साहब माशाल्लाह पुराने सीनियर पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, वज़ीर आला रहे, वफाकी वज़ीर रहे। अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो ले आए। अब वो आपके जो सैफुल्लाह अबड़ू साहब हैं उन्होंने रेट कर दी हद के इज्जत की, तो हमारे तो नहीं आपके हैं। उनको कोई ऐसी बात करनी चाहिए नहीं। वो एक उर्दू लैंग्वेज का स्टाइल होता है ना, आपके से मुराद आपने पूछा ना तो मैंने कहा आपके जो है ना, ठीक है ना। बाकी ये नहीं कि कोई मेरे कोई चाचे का पुत्र है या कोई थोड़े मामे का पुत्र है, ठीक है। चौहान साहब, आज मरियम नवाज साहिबा के उस बयान पे क्या कहेंगे? उन्होंने जो वजीर आजम पे वोट चोरी का इल्जाम लगाया और साथ ही कहा कि मरियम के पापा आएंगे, इन चोरों को पकड़ेंगे। मरियम के पापा आएंगे? मरियम के पापा कहां से आएंगे? मरियम के पापा के वाले से पूरी दुनिया के अंदर एक ही स्टांस है, गली गली में शोर है, मरियम का पापा चोर है, ठीक है ना। असल में ये साइको केस बन चुकी है ये बेगम सफदर अवान पिछले 5 सालों में। और मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, बेगम सफदर अवान साहिबा, कैप्टन सफदर साहब, हमजा शहबाज साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मेरी इंफॉर्मेशन ये है, इनके खानदान के एक बंदे ने दी है कि इन सारों ने अलग अलग एक साइकोटिस्ट रख लिया है पिछले 4-5 सालों में। ये मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, मेंटली तबाह बर्बाद हो चुके हैं, टके आने की इज्जत नहीं रही। इनकी सारी चोर बाजारियां, चक्करबाजियां, मनी लॉन्ड्रिंग, इनकी जाली अकाउंट, इनकी टीटियां, इनकी मार धाड़, जो नैब ने बिल्कुल लोगों के सामने तश्त असबाब कर दी है ना, ये तो फिर आप लोगों के गम में उन्होंने रखे नहीं है। ये गम तो फिर आप लोगों ने दिए ना। इमरान खान साहब अब ये तो क्या करती है, जो जो इल्जाम और जो जो जुर्म इस खातून ने और इसके खानदान ने किए हैं ना, अब इसकी अंदर की एक ये ना वो साइकिया कहती है कि हर वो इल्जाम और जुर्म मैं इमरान खान साहब के ऊपर थोपने की कोशिश करूं। व तो इज्जु मंतशा व तजुल्लु मंतशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। इज्जत और जिल्लत के फैसले जमीनों पे नहीं आसमानों पे होते हैं, और आसमानों पे बैठने वाला इज्जत और जिल्लत के फैसले नीयतों की बुनियाद पे जो लोग करते हैं ना उस पर करता है। और इनकी जो नीयतें थी, इन्होंने धरती मां को बेचा, इन्होंने धरती मां से बेवफाई की, इन्होंने धरती मां पाकिस्तान के दुश्मनों को अपना यार बनाया, अपने खानदान का यार बनाया, अपने कारोबार का यार बनाया, अपनी जात का यार बनाया। चौहान साहब, अगर अल्लाह पाक अगर ये फैसला आ जाता है, इलेक्शन कमीशन का फैसला डस्का के हवाले से आ जाता है कि 20 या 23 या 14 पोलिंग स्टेशनों पे दोबारा पोलिंग होगी, और अगर पीपल्स पार्टी उसका मुस्लिम लीग नून उसका बाइकाट करती है, तो फिर आपका क्या स्टैंड होगा? और अगर ये फैसला आता है कि मुकम्मल इलेक्शन होगा, तो क्या आप पिटीशन में जाएंगे या उसको मानेंगे? भाईजान, हम तो जो अदालत फैसला देगी सर आंखों पे। अगर अदालत ने फैसला दिया कि 20 पोलिंग स्टेशनों पे री इलेक्शन हो और ये कहें कि हम नहीं मानते, तो फिर ये दरियाए रावी में जाएं, सूखे हुए दरियाए रावी की रेत में ना डुबकियां मारें, शर्म से डुबकियां मारें। मैं ये समझता हूं इनकी बात मेरी समझ से बाहर है। मैं पिछले 4 दिन से एक मुहावरा गिनवा रहा हूं, कल मैंने असेंबली इजलास में भी ये कहा, इनसे हजम नहीं हुआ, बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी तकरीर की। बड़े जमहूरियत के नंबरदार बनते हैं। बात इनकी बेगम सफदर अमान के सकता हूं क्या फार्मूला है और नून लीग का, आप जीते तो रास लीला, पीटीआई जीते तो करैक्टर ढीला, आप जीते तो सुभान अल्लाह, पीटीआई जीते तो अस्तगफिरुल्लाह, आप जीते तो माशाअल्लाह, पीटीआई जीते तो नौज बिल्लाह, आप जीते तो वावा, पीटीआई जीते तो थू थू।
आप जीते तो तालियां, इस तरह पीटीआई जीते तो गालियां। ये है इस वक्त इस बेगम सफदर अवान का और इस नून लीग का स्टैंड। आप जीत जाए तो बड़ी लुड़ियां डाल रहे हैं, हम जीते हैं तो भाई हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम भी लुड़ियां डालें। आपकी बात में हासिल हुसूल ये है कि इलेक्शन कमीशन का जो नतीजा आएगा वो सर आंखों पे, अगर वो 20 पोलिंग स्टेशन पे कहते हैं तो 20 पोलिंग स्टेशन पे रीपोलिंग के लिए आप मान जाएंगे, वरना पूरे हल्के के लिए रीपोलिंग पर भी आप आमादा हैं, बशर्त ये कि वो फैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से आए। बहुत शुक्रिया फैजुल हसन चौहान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया इस मौजूदा दौर में एक ट्रेंड सेटर है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ ट्रेंड कैसे सेट किए जाते हैं ऐसे दौर में कि जब 5th जनरेशन वॉर और इसके साथ साथ हाइब्रिड वॉर सोशल मीडिया के जरिए लड़ी जा रही है, वहां पर ऐसे मफरूजात पर मबनी खबरें फैलाई जाती हैं जो ज़मीनी हकाइक से आरी होती हैं। इसकी रोकथाम के लिए, चेक बैलेंस के लिए, वॉच डॉग की अहमियत के हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर बैनुल अक़वामी कानून अली साहब ने। अली सुल्तान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली सुल्तान साहब, अगर आप देखें तो इस वक्त जो माजी में ट्रेंड सेटर कभी मीडिया हुआ करता था, अब ये डिजिटल मीडिया है, प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, वहां पे जनरेशन भी बहुत बड़ी है, लेकिन आप उसे देखिए कि इतने बड़े क्राउड के अंदर एक मुख्तस करके किसी चीज को और उसकी शफाफियत को बरकरार रखना, ये कैसे पॉसिबल होगा कि जब हर मुल्क में अपने अपने कानून लागू हैं? जी देखें, ये बात दुरुस्त है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की वजह से जहाँ पे उनके फ़वाइद भी हैं, उनके नुकसानात भी हैं, और सबसे बड़ा नुकसान जो है वो ये है कि जो सच्चाई है और जो हकीकत, जिनको फैक्ट्स कहते हैं, उसका डीके हुआ है दुनिया में जब से सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और आज के दौर में हम जो अपनी न्यूज़ हैं और जो अपनी परसेप्शंस बनाते हैं और जो अपने ओपिनियंस फॉर्म करते हैं, वो हम सोशल मीडिया की बुनियाद पे करते हैं लार्जली। तो इसलिए सोशल मीडिया के ऊपर जो है अब हमें नज़र आता है पूरी दुनिया, काफ़ी ममालिक में दुनिया के, कि रेगुलेशंस जो हैं वो आनी शुरू हो गई हैं सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए। तो आप देखते हैं जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, बरतानिया में, रशिया में, फिर चाइना का तो अपना ही सिस्टम है, वहाँ पर सोशल मीडिया काफ़ी रेगुलेटेड है। तो इसलिए ये जो है कि इजहार राय जो है उसका हक ऑब्वियसली एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है। उसके ऊपर रीजनेबल बेसिस के ऊपर, रीजनेबल बुनियाद के ऊपर कटकन लगाई जा सकती है। और हमारा आइन भी ये कहता है, आर्टिकल 19 जो है हमारे आइन का, उसके अंदर एक्सेप्शंस दी हुई हैं जिसमें जिन सर्कमस्टांसेस में आप आज़ादी इजहार राय के ऊपर आप कटकन लगा सकते हैं। अच्छा अली सुल्तान साहब, एक चीज़ समझने वाली है, लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार आज़ादी राय है क्या? क्या किसी को गाली निकालना, झूठा प्रोपेगेंडा करना, मजहबी फसाद बर्पा करना, किसी के खिलाफ बगैर सबूत के चीज़ें चलाना, क्या इसे हम आज़ादी राय कह सकते हैं? नहीं, ये देखें, यही वो चीज़ें हैं जो एक्सेप्शन जोन में आ जाती हैं। इसके साथ साथ आप ऐड कर सकते हैं फेक न्यूज़ फॉर एग्जांपल, फिर हेट स्पीच जो है, ये सारी वो उस तरह की टाइप्स ऑफ स्पीच है या टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन है जिसको प्रोटेक्शन जो है वो हासिल नहीं आलमी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। तो इसी को हमें बेसिकली कर्टेल करने की ज़रूरत है, इसी के ऊपर रेगुलेशंस लाने की ज़रूरत है। और इसी सिलसिले में हुकूमत जो है वो कुछ इक़दामात भी उसने उठाए हैं, लेकिन हुकूमत के इक़दामात चैलेंज कर दिए गए अदालत में। जी, फिलहाल चैलेंज कर दिए गए हैं, इसमें कोई ऐसी मनफी बात नहीं है। ये एक अच्छी डेमोक्रेटिक सोसाइटी
की निशानदेही है कि सिविल सोसाइटी हमारी स्ट्रांग है। और अब अदालत जो है वो फैसला करेगी कि ये जो रिस्ट्रेंट्स हैं ये किस हद तक जो है वो लगाए जा सकते हैं। और अमूमन जो है हमारी अली सुल्तान अदालतें साहब, जो आप हैं ये देखिए, आप बैनुल-अक़वामी कवानीन से भी वाकिफ हैं। आप पाकिस्तान के अंदर देखिए तो पाकिस्तान में मसलिक पे बात करना, किसी की करैक्टर असैसिनेशन करना बहुत आसान है, और उस पर किस हद तक एक्शन होता है ये भी आपके इल्म में है। क्या बाहर के ममालिक में होलोकॉस्ट पर या ब्लास्फेमी पे या हेट स्पीच पे वहां पे एक्शन क्या होते हैं जो हमारे कानून से मुख्तलिफ है? देखें, एक चीज होती है कि आप कवानीन, आप रूल्स बना लें, इससे ज़रूरी होता है कि क्या आपके पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है जिसके तहत आप इन कवानीन को इम्प्लीमेंट कर सकें या उनको उनकी आप तकमील करा सकें। वहाँ पर जो पाकिस्तान और बहुत सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर सिस्टम्स जो हैं अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। और ये जो सोशल मीडिया रेगुलेशन है ये एक नया एरिया है, इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है। तो इसलिए अगर अब रूल्स के तहत पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को एम्पावर किया जा रहा है तो इस एम्पावरमेंट के साथ साथ मैं समझता हूँ कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे वाक़यात सामने आए और पाकिस्तान ने, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, जिस पे पाकिस्तान के अहम अदारों ने पर्दा उठाया, इंटरनेशनल अदारों ने भी पर्दा उठाया, बड़े बेनकाब किए गए कि भारत किस तरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, भारत उस सोशल मीडिया के इस्तेमाल के ज़रिए किस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर फसाद बर्पा करना चाहता है, पाकिस्तान के अंदर किस तरह फसाद बर्पा करना चाहता है। तो क्या अब जो नए कवानीन हैं आप जिसको लेकर चले हैं, इसकी वजह से इन चीज़ों पर अमल हो सकेगा? और क्या कोई इंटरनेशनल जो कुव्वतें हैं, भारत है, कोई ऐसे दीगर ममालिक हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं, क्या फिर आप इनके खिलाफ भी बैनुल-अक़वामी सतह पर, बैनुल-अक़वामी फोरम पर जा सकेंगे? देखिए, ये तो कवानीन जो अभी जो रूल्स बने हैं इनका तो जो इतलाक होगा वो पाकिस्तान में होगा, पाकिस्तानी टेरिटरी के ऊपर होगा। इसके अलावा ऑब्वियसली एक बैनुल-अक़वामी कानून होता है, उसमें भी जो सोशल मीडिया रेगुलेशन के ऊपर जो स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं, वो आ चुकी हैं। लेकिन आपने जैसे भारत का जिक्र किया, जो EU डिसइन्फो लैब की जो रिपोर्ट आई है, इंडिया क्रॉनिकल्स, उसके ऊपर यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ने नोटिस लिया है, उसके ऊपर गुफ्तगू हुई है, बहस हुई है। तो ये मामला जो है ये अभी दबा नहीं है और इसको उठाया जाएगा और हम भी उठाएंगे और बाकी ममालिक भी जो इससे अफेक्ट हुए हैं, क्योंकि भारत ने वहाँ पर उन ममालिक के अंदर भी जो सच्चाई है उसको डिस्टॉर्ट किया है और इसको बहुत सीरियसली लिया जाता है। इसलिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अली सुल्तान साहब, एक चीज समझाइएगा, अगर स्टेट के खिलाफ कोई बात कर रहा है और वो उसकी इनफरादी राय है और दूसरी जानिब वो किसी ऐसे प्रोपेगेंडे का हिस्सा है, जिस तरह डिसइन्फो लैब के रिपोर्ट के बाद मनाजिर जो इंकशाफात सामने आए थे, तो दोनों में फर्क किस तरीके से किया जा सकेगा? देखें, एक आपकी अपनी इंडिविजुअल जो आपकी राय है वो तो आपका फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है, लेकिन जब आप हार्म पहुंचाते हैं या ऑफेंड करते हैं एक तरह से कम्युनिटी को, लार्जर कम्युनिटी को, तो फिर कम्युनिटी का जो इंटरेस्ट है वो हावी हो सकता है आपके अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे। तो ये आपको बेसिकली इन इश्यूज के अंदर देखना पड़ता है कि किस हद तक आपने इंडिविजुअल राइट्स को तरजीह देनी है और किस हद तक आपने ब्रॉडर, जिसको कम्युनिटी राइट्स कहते हैं, उसको तरजीह देनी है। आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड, और अगर अब आप देखें आई सुल्तान साहब, आप पर इस मामले पे जब आपके ये कदम लगाया जा रहे हैं, कुछ मामला किया जा रहा है, इंटरनेशनल स्टेक होल्डर जो है वो जो हमेशा पाकिस्तान पर आज़ादिया राय के हवाले से बड़ा चीखते हैं, उनका कितना प्रेशर है? देखिए, ये जो रूल्स वगैरह हैं इसके ऊपर तो हैं प्रेशर, इन द सेंस के सिविल सोसाइटी वगैरह, जो डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, वो इसको अपोज कर रहे हैं। वो इन द सेंस के वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस वक्त इस मामले को लेके गए हुए हैं और उनका मौक़िफ़ ये है कि उनकी जो राय है उसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए हुकूमत को। तो यहाँ पर मामला बेसिकली इस वक्त ये फंसा हुआ है और अटॉर्नी जनरल जो हैं उन्होंने
कोर्ट को सेटिस्फाई कराया है फिलहाल कि वो उनसे कंसल्टेशन करेंगे। तो अच्छा तो यही होगा कि सारे स्टेक होल्डर्स अगर ऑन बोर्ड हों तो फिर ही मामला आगे चलाया जाए। लेकिन इसके अंदर ऑब्वियसली सोशल मीडिया कंपनीज जो हैं, जो बहुत पावरफुल हैं, उनका भी बहुत प्रेशर है कि इस तरह की रेगुलेशन जो है उसको शायद ना लाया जाए। तो ये हमें बेसिकली कुछ फॉल्ट लाइंस आप कह रहे हैं, अभी उस पे वक्त मजीद है, उस पे गुफ्तगू होना बाकी है, लेकिन हमें ये सोचना होगा कि बतौर मुआशरा हम किसी ऐसे एजेंडे का हिस्सा, ऐसे प्रोपेगेंडे का हिस्सा न बन जाएं जो हमारी रियासत के खिलाफ हो, हमारे मजहब के खिलाफ हो, और जिससे लार्जर कम्युनिटी को कोई हदफे तनकीद बना रहा हो। तो ऐसी बातों से परहेज करना चाहिए। आज़ादी इजहार राय सब लोगों को है, लेकिन एक दायरे के अंदर, अखलाकी दायरे के अंदर रह के आप दूसरे पे तोहमत लगा सकते हैं, दूसरे पे एतराज उठा सकते हैं, लेकिन आपके पास उसका जवाब होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अली सुल्तान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाजरीन, लास्ट स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।